देश में दोस्तों जो अनेकों प्रकार की सुविधाएं मिलती है, हमारे देश के लोग दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं गंगा नदी को देखकर दोस्तों। तो चलिए हम उसके बारे में भी आप लोगों को दोस्तों कुछ जानकारी वाला महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं, जिसके बारे में अगर आप लोग जानेंगे तो आप लोगों के लिए भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम आप लोगों को बता दें कि 27 अक्टूबर 1986 को हल्दिया से इलाहाबाद के बीच और 1620 किलोमीटर लंबे जल मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 बना दिया गया। गंगा नदी के ऊपरी भागों में लट्ठे बहाकर लाए जाते हैं दोस्तों। जो गंगा नदी होता है दोस्तों, इसके ऊपरी भागों में बहुत सारे लट्ठों को बहाकर भी लाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देने वाले हैं। तो इस नदी में दोस्तों मुहाने से लेकर इस नदी में दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है, इस नदी में दोस्तों मुहाने से लेकर डिब्रूगढ़ तक स्टीमर चलाए जाते हैं तथा आगे सदिया तक नौकाएं चलाई जाती है। मुहाने से दोस्तों डिब्रूगढ़ तक इस जलमार्ग की लंबाई 1384 किलोमीटर है और घुघरी के डिब्रूगढ़ तक इसकी लंबाई 736 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की अनेक सहायक नदियां छोटी नौका चलाने के लिए उपयुक्त है दोस्तों। असम के वन खनिज तथा कृषि साधनों के परिवहन हेतु ब्रह्मपुत्र का जल मार्ग एक उपयुक्त जल परिवहन है। 26 दिसंबर 1988 को घुघरू के बीच 891 किलोमीटर जल मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 2 घोषित किया गया। अब हम लोग बात करेंगे दक्षिणी भारत की नदियाँ। दक्षिणी भारत की जितनी नदियाँ होती है, हम लोग उन नदियों के बारे में अब आप लोगों को दोस्तों बातों को बताएंगे। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों हमारे दक्षिणी भारत में जितने भी नदियाँ हैं उन नदियों के बारे में आप लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी देते हैं। तो दक्षिणी भारत की सभी नदियाँ बरसाती है, जिसके कारण वर्ष भर इन नदियों का प्रयोग जल मार्गों के रूप में नहीं किया जा सकता है। वर्ष के कुछ महीनों में ही महानदी गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, नर्मदा तथा ताप्ती से के निचले भागों में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है, जिससे इनका प्रयोग जल मार्ग के रूप में किया जाता है दोस्तों। गोदावरी नदी के मुहाने से लेकर 300 किलोमीटर अंदर तक जल परिवहन होता है। कृष्णा नदी में मुहाने से लेकर 60 किलोमीटर अंदर तक जल परिवहन होता है। ये सब बात दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे जो गंगा कावेरी योजना के बारे में। जो गंगा कावेरी नदियाँ होती है, इन नदियों को मिलाकर एक योजना को बनाया गया है, उन योजना के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वर्षा ऋतु में बहुत सारा जल व्यर्थ ही समुद्र में चला जाता है। गंगा कावेरी योजना के तहत गंगा नदी पर पटना के समीप बांध बनाकर रोका जाएगा तथा उसे पंपों द्वारा उठाकर नहर के द्वारा कृष्णा नदी तक ले जाया जाएगा। कृष्णा नदी के जल को पंपों द्वारा फिर उठाकर कावेरी नदी तक ले जाया जाएगा। इस प्रकार इस जल मार्ग की कुल लंबाई 2665 किलोमीटर होगी दोस्तों। अब हम लोग नाव्य नहरों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए हम लोग नाव्य नहरों के बारे में आप लोगों को दोस्तों जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले भारत की प्रमुख नाव्य नहरें निम्नलिखित है। पंजाब की सरहिंद नहर, गंगा की नहर जिसमें 584 किलोमीटर नौकायान होता है, आंध्र प्रदेश के कर्नूल नहर, आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु की पूर्वी तट पर बहने वाली बंकिंगम नहर दोस्तों। ये सब जो भी नहरें हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहरें हैं दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब हम आप लोगों को दोस्तों बताने वाले हैं जनसंख्या घनत्व, वितरण तथा वृद्धि
वृद्धि के बारे में दोस्तों, वृद्धि। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों बता दें कि वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि दर 2% से भी अधिक है। अगर वह जौनधि इसी दर से होती रही यह वृद्धि, तो आने वाले दोस्तों केवल 32 वर्षों में यह अपनी वर्तमान जनसंख्या के सीधे दुगुनी हो जाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ नागरिकरण भी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मतलब कहने का आप लोगों से तात्पर्य है कि हमारा देश भारत जो है, हमारे भारत देश में तो जनसंख्या दोस्तों बढ़ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य देशों से जो लोग हमारे देश में आकर रहते हैं तो उनको नागरिकता हमारी सरकार दे देती है। तो नागरिकता के साथ और जनसंख्या में वृद्धि हो रही है दोस्तों। उसके बाद यहाँ की आधी से आधी जनसंख्या 20 वर्ष से कम है। जो हमारे भारत देश का दोस्तों जनसंख्या है, यहाँ के आधी से अधिक जनसंख्या 20 वर्षों से कम है। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लगातार कम हो रही है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर 933 स्त्रियां ही हैं। यह भारत की जनसंख्या संरचना तथा समाज के लिए चिंता का विषय है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात जानने के लिए यह मिला कि हमारे देश में दोस्तों, जो हमारा देश भारत है, पहले तो हमारे देश में 2000 स्त्रियों पर दोस्तों 1000 मतलब 2000 पुरुषों पर 1000 स्त्रियों का जनगणना हुआ था। लेकिन स्त्रियों का जो मतलब जनसंख्या का वृद्धि दर है वो काफी तेजी से कम होते जा रहा है, जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। उसके बाद हम आप लोगों को बता दें कि अत्यधिक जनघनत्व के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी दे देते हैं। तो इस वर्ग में 1000 तथा इससे अधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित किया गया है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप। इन केंद्र शासितों प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के कारण यहाँ तेजी से बढ़ता नागरिकरण है। अब हम लोग दोस्तों अधिक जनघनत्व के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों अधिक जनघनत्व के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो इस वर्ग में 5000 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले राज्यों को रखा जा सकता है। इस वर्ग के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल तथा उत्तर प्रदेश राज्य आते हैं। जनघनत्व अधिक होने के कारण जनसंख्यांकी तथा आर्थिक उन्नति है, जबकि अन्य 3 राज्यों जो गंगा के मैदान में आते हैं, जनघनत्व अधिक होने के कारण उपजाऊ मिट्टी उन्नति है। ये सब बात भी आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। अब हम आप लोगों को दोस्तों बताएंगे धरातल के बारे में। धरातल के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो संपूर्ण विश्व में जनसंख्या वितरण को धरातल ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। विश्व की आंशिक जनसंख्या समतल मैदानी भागों में निवास करती है और भारत में गंगा का मैदान इसका एक उत्तम उदाहरण है दोस्तों। हमारा देश भारत में गंगा का मैदान इसका एक उत्तम उदाहरण है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। उसके बाद हम आप लोगों को बता दें कि समतल मैदानों में जनसंख्या अधिक होने के कारण परिवहन के साधन, उद्योग तथा अन्य जीवन यापन है। समतल और जो मैदानी भागों में आसानी से पनपते हैं। इसके विपरीत पठारी, पर्वतीय, मरुस्थल तथा रण क्षेत्रों में मानव के जीवन यापन संबंधी व्यवसाय नहीं पनप पाते हैं, जिसके कारण वहां जनसंख्या कम निवास करता है दोस्तों। अब हम आप लोगों को जलवायु के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब हम आप लोगों को दोस्तों जलवायु के बारे में बताते हैं। तो
मानव उन्हीं क्षेत्रों में निवास करना चाहता है जहां जलवायु उनके अनुरूप है। दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ बिल्कुल आप लोगों को बढ़िया जानकारी वाला अच्छा जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला कि जो भी मानव उसी क्षेत्र में बसना निवास करेगा जिस क्षेत्र की जलवायु अच्छी से अच्छी हो। दोस्तों, जहां पर जलवायु उनके अनुरूप हो, कठोर जलवायु प्रदेशों में मानव निवास बहुत कम पाए जाते हैं। दोस्तों, जहां पे दोस्तों जलवायु अच्छा नहीं होता है वहां पे दोस्तों मतलब जो भी लोग हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में निवास नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे निवास करेंगे तो हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे खनिज पदार्थों की उपलब्धता के बारे में। तो वर्तमान औद्योगिक विकास का आधार दोस्तों जो है वो खनिज पदार्थ है। दोस्तों,